इंक्रीमेंट एकेडमी। देखिए आज अपना नया चैप्टर चालू होने वाला है 9 का साइंस 1 का 4th चैप्टर दैट इज मेजरमेंट ऑफ मैटर। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखेंगे मैटर्स को कैसे मेजर किया जाता है या फिर मैटर का कैसे मेजरमेंट लिया जाता है। ठीक है, मैटर मतलब क्या होता है? मैटर मतलब होता है, मैटर के 3 टाइप रहते हैं। मैटर के 3 टाइप रहते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड एंड अदर इज गैसियस। अदर इज गैसियस, गैस। ठीक है, अब इन सारों को या फिर कोई भी एक इसको गिनने का मेजरमेंट देख लिया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इसमें शायद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है। फर्स्ट हेडिंग अपने को पढ़ना है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, ये शायद गलत हेडिंग डाली गई। ठीक है, तो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। कंजर्वेशन मतलब आप याद रख सकते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कैसे सर? तो कांस्टेंट मतलब मैटर का जो भी ये रहेगा वेट वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे? देखिए आपकी इसमें एक एक्टिविटी भी छोटी सी, देखिए ऐसी एक्टिविटी है ऐसा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे एक फ्लास्क लिया गया, ग्लास फ्लास्क। ठीक है, ठीक है, मराठी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? काचीचा भांडा घेतला इथे। ठीक है, इसमें टेस्ट ट्यूब डाली गई है, टेस्ट ट्यूब में लिक्विड है, तो ये केमिकल है और यहाँ पे भी लिक्विड है। ठीक है, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर भी लिक्विड और टेस्ट ट्यूब के बाहर भी लिक्विड। इसका वेट मानो मैंने कर लिया, आया 100.43 ग्राम। ओके, अब मैंने क्या किया, वही सेम फ्लास्क है, वही सेम टेस्ट ट्यूब है, सभी सेम है। अब ये टेस्ट ट्यूब को मैं उल्टा कर दिया, तो इसमें जो भी लिक्विड था ये लिक्विड इसमें ऐड हो गया। तो अब कितना वेट रहेगा? जितना पहले था। कांस्टेंट उतना ही वेट रहेगा। ठीक है, जितना दोनों मिक्स होने के पहले था। ठीक है, और मिक्स होने के बाद भी उतना ही वेट रहा। देखिए ये एक केमिकल है, ये दूसरा केमिकल है, इन दोनों में केमिकल रिएक्शन होगी। तो देखिए केमिकल रिएक्शन होने के पहले जितना वेट था उतना ही कांस्टेंट वेट रहा केमिकल रिएक्शन होने के बाद। ये दोनों केमिकल एक में के साथ रिएक्ट हो गए, तो वही बोला है इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है? ये दोनों रिएक्ट होने वाले हैं, यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स मतलब यहाँ पे दो अलग अलग केमिकल है, दो अलग अलग रिएक्टेंट्स है। तो रिएक्शन होने के पहले, ठीक है, देखिए इन केमिकल रिएक्शन में टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट्स दोनों का वेट कितना है? टोटल वेट 100.43 इज सेम। देखिए सेम आया, इज सेम एज द टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब देखिए इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद एक प्रोडक्ट मिलता है। तो देखिए रिएक्शन होने के पहले रिएक्टेंट्स का जितना वेट था सेम उतना ही वेट रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट का आया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या बोलता है कि कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा क्या? तो मैटर का वेट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ओके, तो रिएक्टेंट्स का वेट इज सेम एज द प्रोडक्ट वेट, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है इसमें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन पहले समझना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए आपकी नानी ने आपको कितना, मान लीजिए कि 250 रुपीज दिया और बोला दो भैये, एक का नाम है ए और दूसरे भाई का नाम है बी। नानी ने टोटल 250 रुपीज दिया और नानी ने बोला कि तू ये 250 रुपीज का 2 पार्ट कर ले और बाकी जो बचे और 3 पार्ट बी ले लेगा। ठीक है,
मीनिंग क्या है कि 250 के टोटल कितने पार्ट हुए, यहाँ पे 5 पार्ट हुए, ठीक है। दोनों मिला के कितने पार्ट हुए दोनों के, और बोला कि दोनों में कितने रेशियो में डिवाइड हुआ, 250 रुपीज 250 रुपीज दोनों में कितने इसमें डिवाइड हुआ है, 2:3 के प्रपोर्शन में। तो एक को कितना मिला, तो ए को कितना रुपए मिला और बी को कितना रुपए मिला। तो कैसे निकालेंगे, टोटल कितने पार्ट हुए इसके, 5 पार्ट्स हुए, तो आंसर कितना आता है इसका 50, ठीक है। तो तुम्हारे पास, आपके पास एक पार्ट मिला 50 रुपीज का, तो इसके पास कितने पार्ट है, 2, तो एक पार्ट है 50 का, तो 2 पार्ट कितने होंगे 100 के, और 3 पार्ट कितने होंगे 150 के, तो हो गए 250 रुपीज। तो ये रहता है प्रपोर्शन, ठीक है, प्रपोर्शन। तो ये तो एक जनरल मैथ्स का मैंने बता दिया प्रपोर्शन क्या रहता है, क्या कैसे प्रपोर्शन रहता है। बट केमिकल्स में भी प्रपोर्शन मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक प्रपोर्शन दिया गया है। मान लीजिए कि H2O, इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशो में है, बोल दिया, क्या बोल दिया, 1:8 के रेशो में है। और बोला गया कि एक रेशो मतलब होता है 1 ग्राम, क्या बोला है, एक रेशो मतलब होता है 1 ग्राम। तो बताइए इसमें कितना हाइड्रोजन रहेगा और कितना ऑक्सीजन रहेगा। तो हाइड्रोजन कितना रहेगा इसमें, एक पार्ट कितने का है, 1 का, तो 1 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना रहेगा, एक पार्ट कितने का है 8 का, तो कितना होगा 2 ग्राम, सॉरी 8 ग्राम, ठीक है। तो ये जो प्रपोर्शन रहता है दो केमिकल्स का, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होता है। एक बार मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के एक पानी का ड्रॉप बना लिया, और उसमें ये प्रपोर्शन में 2 लिया मैंने। जैसे मान लीजिए कि एक रेशो हाइड्रोजन का लिया, 8 रेशो ऑक्सीजन के लिए, दोनों को कंबाइन कर दिया। अब ये 1:8 का जो रेशो रहेगा ना, 1:8 का रेशो, ये 1:8 का रेशो कांस्टेंट रहता है, मतलब हमेशा वैसे का वैसा ही रहता है, ओके। तो उसी को बोला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब होता है केमिकल कंपाउंड जो रहते हैं, कंपाउंड मतलब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका प्रोपोर्शन ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने केमिकल बनाया, उसमें इतना प्रोपोर्शन हाइड्रोजन का लिया, इतना प्रोपोर्शन ऑक्सीजन का लिया, और मैंने रख दिया, कल आके देखा तो प्रोपोर्शन चेंज हो गया। नहीं, केमिकल्स में प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, जितने प्रोपोर्शन में वो एक के साथ मिक्स होते हैं, ओके। ऐसे आपके बुक में n नंबर ऑफ एग्जाम्पल दिए गए, नेक्स्ट पेज पे भी वही n नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, बट आपको एक समझ गया तो ऐसे तीनों समझ जाएंगे आप अगर रीडिंग कर लेंगे तो, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब अगर मैंने कोई भी केमिकल कंपाउंड एक प्रोपोर्शन में बनाया है तो उनका प्रोपोर्शन हमेशा उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी अपन एक ही टॉपिक का भी कवर करेंगे, वो है साइज। अब देखिए हर एक मैटर जो रहता है, मैटर क्या रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड कैसे रहता है, सॉलिड में पार्टिकल पास में रहते, बेसिक है ये। तो ये जो इसमें जो मॉलिक्यूल रहता है एटम, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ये एटम, ठीक है। तो वो एटम स्टडी करना है अपने को, ठीक है। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक चौक है, उसको तोड़ दिया, फिर और तोड़ दिया, और तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया, उसके इतने टुकड़े किए कि एक लास्ट में ऐसा टुकड़ा मिलेगा आपको जिसका क्या होगा, अब उसके बाद टूटेगा नहीं, अनडिविजिबल, और वो आँख से दिखेगा भी नहीं आपके, ठीक है। तो इतना सूक्ष्म वो कण रहेगा, उसको ही एटम बोला जाता है। तो वो कितना सूक्ष्म रहेगा या फिर उसका साइज कितना कम रहेगा, कितना छोटा रहेगा,
तो उसका जो मान लीजिए वो बहुत छोटा रहता है, ठीक है, आँख से दिखता नहीं है एटम, जैसे हवा में हाइड्रोजन एटम है तो आपको दिख नहीं रहा वैसे टाइप। तो इतना छोटा होता है कि उसकी जो रेडियस रहती है उसको एटॉमिक रेडियस बोला जाता है, और वो एटॉमिक रेडियस इतनी कम रहती है जो नैनोमीटर में रहती है। अब सर ये नैनोमीटर क्या होता है? तो नैनोमीटर होता है कि मीटर पता है आपको, मीटर क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके, तो 100 सेंटीमीटर होता है। वैसे ही नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर होता सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ हाँ 10⁹ मीटर, मतलब सॉरी एक सेकेंड, 0.0000009 में रहता है वो, ठीक है, 90.1। तो देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 0.00000000009 तक चलेगा, तो 0 के बाद इतना छोटा रहता है वो, ठीक है। तो आपको पता है ना 0.01 मीटर ही कितना रहता है, आँख से दिखता नहीं है, तो वो 0.0000090 के बाद एक 1 आएगा, तो वो इतना छोटा वो रहता है नैनोमीटर, ओके। तो आपको कल्पना होगी कि 1 मीटर का 10वां पूर्णांक बोलते हैं उसको, ठीक है, उतना छोटा वो रहता है, ठीक है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, इसके मान लीजिए कि बहुत इससे भी छोटा रहता है, ठीक है, वो नैनोमीटर। यहाँ पे अपने को क्या बोलते यूनिट्स नहीं देखना है, बट अपने को याद रखना है यहाँ पे एक ही चीज कि जो साइज रहता है वो नैनोमीटर में ही रहता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन एटम देखिए 10⁻⁻10 मतलब 0.10 के बाद एक 1 आएगा, ठीक है, उतना वो छोटा उतना उसका छोटा रेडियस रहेगा मीटर में, ओके। तो वैसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, वाटर मॉलिक्यूल्स के वगैरह वगैरह यहाँ पे साइज दिया गया है। बस यहाँ पे आपको एक ही चीज़ याद रखना है, एटम का जो साइज रहता है वो नैनोमीटर में रहता है। 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है। यही पूछेंगे आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। सो आज के टॉपिक बस इतने ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद नए टॉपिक्स के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।